का एक एक लफ्ज जिंदगी देता है, उससे भी तूने सिर्फ मरना ही सीखा है। जिस कुरान से तूने मरना सीखा, काश उसी कुरान से तू जीना भी सीख लेता। नजरी में उलझ गया है खतीब, अगरचे मेरे नशेमन का कर रहा है तवाफ, मेरी नवा में नहीं तायरे चमन का नसीब। रहे हैं वो यूरोप के हम जवार अपना, सितारे जिनके नशेमन से हैं ज्यादा करीब। कहते हैं सब अच्छा है, मगरब का राज ही सच्चा है, ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहां ना निकला कर, मगरब का राज ही सच्चा है। एक्टिविस्ट जमाते हैं, उनमें ये जाहिर करवाए कि तहरीक इंसाफ ही एक ऐसी जमात है जो कि अमेरिका का साथ दे सकता पड़ेगा। कि जब आपने खुद नवाज शरीफ को इस मुल्क से बाहर भेजा, हुकूमत आपकी थी, अब मेडिकल बोर्ड आर में थे, आप ले आते, आपने क्यों नहीं लेकर? उस वक्त तुमने सामने आकर क्यों नहीं कहा कि मैं गुलामी नहीं करूंगा, मैं नवाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दूंगा? क्यों जाने दिया बाहर? आपने उस वक्त डट जाते, आप उस वक्त कहते कि मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन आपको इक्तदार पसंद करते हैं कि अल्लाह करे कि आप नाअहल ना हो, क्योंकि आपका इस मुल्क की सियासत में कायम रहना बहुत जरूरी है। आएगी और अगर नहीं आती है तो हम सब लोग मिलकर जीरक सियासतदान हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप कुछ अच्छे और बेहतरीन और सोच समझकर फैसले करेंगे जो कि पंजाब के अलावा पूरे पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए आपसे डोनाल्ड ट्रंप भी वही कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको अभी असरअंदाज उनके ऊपर यह बात होना शुरू हो गई है कि वो गलत के मईशत को अहमियत देनी चाहिए थी। कि हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान के बैनर्स का लगना इस बात की निशानदही है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। एक दफ़ा किसी ने अल्लामा इकबाल से बात की तो अल्लामा इकबाल ने उसे कुरान पाक की डेफिनेशन समझाते हुए कहा कि तू जाहल सूफ़ी और कामल मुल्ला के फंदे में ऐसा फंसा है कि तूने कुरान मजीद से हिदायत लेना छोड़ दी है। कुरान की आयतों से तुझे बस इतना ही काम रह गया है कि जब तेरे बूढ़े की रूह अटक जाती है तो सूरत यासीन लेकर बैठ जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी रूह तो आसानी से निकल जाएगी। मुझे तो अफसोस तुझ पर है कि जिसका एक एक लफ्ज जिंदगी देता है, उससे भी तूने सिर्फ मरना ही सीखा है। जिस कुरान से तूने मरना सीखा, काश उसी कुरान से तू जीना भी सीख लेता। उसी कुरान पाक की बात हो रही है जिसको शुरू करने से पहले मेरे मुल्क के इस वक्त जो हुक्मरान थे या हुक्मरान बनना चाहते हैं, जो शुरू करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ख़वातीन व हज़रात, शऊर व होश व खर्द का मामला है अजीब, मकाम शौक में है सब दिल व नजर के रकीब। मैं जानता हूं जमात का हशर क्या होगा, मसाइल नजरी में उलझ गया है खतीब, अगरचे मेरे नशेमन का कर रहा है तवाफ, मेरी नवा में नहीं तायरे चमन का नसीब। सुना है मैंने सुखन रस से तरके उस्मानी, सुनाए कौन उसे इकबाल का ये शेर गरीब। समझ रहे हैं वो यूरोप के हम जवार अपना, सितारे जिनके नशेमन से हैं ज्यादा करीब। हबीब जालब ने जब कहा था कि ऐ चांद यहां ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखाकर, यहां उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकम हैं, ना डरते हैं ना नादम हैं, ना लोगों के वो खादम हैं, है यहाँ पे ये कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं, कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है, वो कहते हैं सब अच्छा है, मगरब का राज ही सच्चा है, ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहां ना निकला कर, मगरब का राज ही सच्चा है। वो मगरब जिस मगरब के बारे में यह कहा जाता है, हमें उसकी मिसालें दी जाती हैं कि वहां कानून को सही मानों में तशरीह की जाती है। सवाल यह पैदा होता है कि इस वक्त के जो हालात और इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल और इस वक्त के हमारे सियासतदानों पर लगने वाले इल्जामात अगर ये मगरब में होते तो इनका क्या हाल होता? क्या इन सियासतदानों के केसेस अगर उन्हीं यूरोप की अदालतों में लगे हुए होते, उस मगरबी दुनिया में लगे होते तो क्या ये वहां पर खड़े होकर इस तरह से बयानबाजियां दे सकते थे कि किसी की माई के लाल में इतनी हिम्मत है तो आगे बढ़कर दिखाए, किसमें इतनी जुर्रत है कि वो नाअहल करके दिखाए? क्या अगर उन अदालतों में केसेस लगे होते तो क्या उनकी अदालतें ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि हमें चूंकि इसकी तशरीह नहीं मिल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कितनी सजा मुकर्रर करनी है, लिहाजा हम इसको ताहियात नाअहल कर देते हैं।
کیا یہ اگر کیسز وہاں ان عدالتوں میں ہوتے تو کیا وہاں پہ آپ یہ کھڑے ہو کر کہہ سکتے تھے کہ اگر کسی کی جرت ہے تو آؤ، اگر تم نے وہاں پہ وفاق میں کسی کو چھیڑا تو ہم پنجاب میں تمہیں پکڑ لیں گے؟ کیا آپ میں اتنی ہمت تھی کہ آپ مثالیں تو ہمیں دیتے ہیں مغربی دنیا کی، آپ نے $28,000 کے اوپر آپ نے ایک ایسی فرم کو ہائر کر لیا ہے اپنے اس ملک میں بیانیہ دلوانے کے لیے جس کو آپ کل تک غدار کہتے تھے؟ آپ نے نوجوانوں کو ایک ترتیب دے دی، آپ نے نوجوانوں کو ایک ترغیب دے دی، آپ نے نوجوانوں کو ایک ہیش ٹیگ دے دیا، غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے، امریکہ غدار ہے۔ آپ نے کر لیے پھر بعد میں ان کے ساتھ معاہدے، جن معاہدوں کی آڑ میں آپ نے کہا کہ ہماری جماعت کو ان کی پارلیمنٹ میں، آپ کی جماعت کو وہاں کے لوگوں میں، آپ کی جماعت کو وہاں کی جو سوشل ایکٹیوسٹ جماعتیں ہیں ان میں یہ ظاہر کروائے کہ تحریک انصاف ہی ایک ایسی جماعت ہے جو کہ امریکہ کا ساتھ دے سکتی ہے۔ لیکن میرے نوجوانوں کو گمراہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج آپ نے ایسی ٹویٹس لوگوں کے اکاؤنٹس کے اوپر بھیج دی، ان کے اپنے گروپس کے اندر، جن کو جوڑا گیا بہت بڑے بڑے سیاسی ناموں کے ساتھ، لیکن جب ویریفائی کیا گیا، میں نے خود بھی جا کر دیکھا تو انہوں نے ایسی کوئی ٹویٹس نہیں کی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتشار کیوں؟ پیٹرول کی قیمت اگر تھوڑی دیر کے لیے بڑی ہے، بڑھنا پہلے بھی بڑی ہے، کم بھی ہوئی ہے، ڈالر اوپر بھی گیا ہے، نیچے بھی آیا ہے، لیکن تمام گروپس میں میسج چلا گیا اور اس میسج کے بعد نیچے آئے گئے ہیش ٹیگز جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انتشار، آپ میرے نوجوانوں کو انتشار سکھا رہے ہیں، آپ نے سکھا دیا ہے۔ آپ جس طرح سے کہتے ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے، آپ نے انتشار پھیلا نہیں دیا، آپ انتشار پھیلا چکے ہیں۔ آپ اس ملک کو وہاں پہ لے جا چکے ہیں کہ جس کو شاید اب میرے ملک کے بڑے سمیٹنے کے قریب ہے، شاید اس ملک کو اب بچانے کا وقت آ گیا ہے، اب ہمیں ان نوجوانوں کو گمراہی سے ہٹانے کا وقت آ گیا ہے، اب ہم ان نوجوانوں کو سوال کرنا ہوگا۔ سوال تو کرو، آپ کا سوال کرنے کا حق ہے، آپ کا سوال کرنے کا حق ہے کہ جب آپ نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ آپ نے امریکہ کو غدار کہنا ہے تو پھر آپ نے خود امریکہ کے ساتھ معاہدے کیوں کیے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں یہ ضروری ہے تو پھر نوجوانوں کو آپ نے کیوں اکسایا؟ آپ نے نوجوانوں کو اداروں کے خلاف کیوں کیا؟ آپ کو سوال کرنا پڑے گا۔ آپ کو سوال یہ بھی کرنا پڑے گا کہ جب آپ نے خود نواز شریف کو اس ملک سے باہر بھیجا، حکومت آپ کی تھی، اب میڈیکل بورڈ آپ کے تھے، اس وقت آپ کی وزیر صحت آپ کی تھی، آپ نے خود ڈاکٹری رپورٹس کا معائنہ کیا، آپ نے خود ان کو جانے دیا، تو آج آپ سوال کس سے کر رہے ہیں؟ آپ آج لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہیں کہ نواز شریف اس ملک سے بھاگا ہوا ہے؟ 4 سال آپ اقتدار میں تھے، آپ لے آتے، آپ نے کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس نوجوان کو سوال کرنا چاہیے کہ آپ کیوں نہیں لے کر آئے؟ آپ کو لانا چاہیے تھا، آپ کو نواز شریف کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے تھا، اس سے پیسے ریکور کرنے چاہیے تھے، آپ نے اس کو کیوں جانے دیا؟ اپنی سیاست بچانے کے لیے؟ کیا آپ کو کسی ملک سے فون آیا تھا کہ اگر تم نے اقتدار پہ رہنا ہے تو اس کو بھیج دو؟ کیا اس وقت تم نے کیوں نہیں کہا؟ اس وقت تم نے سامنے آ کر کیوں نہیں کہا کہ میں غلامی نہیں کروں گا، میں نواز شریف کو باہر نہیں جانے دوں گا؟ کیوں جانے دیا باہر آپ نے اس وقت ڈٹ جاتے، آپ اس وقت کہتے کہ میں نہیں جانے دوں گا، لیکن آپ کو اقتدار پسند تھا، آپ اقتدار کی ہوس میں اتنے آگے نکل چکے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی اس وقت کی وزیر صحت نے ہی اسی میڈیکل رپورٹ کو بالکل صحیح درست قرار دیا تھا، آپ نے اس کی ایما کے اوپر ان کو باہر بھیجا، وہ اس وقت نہیں آ رہے، نہیں آئے، یہ آپ کا سیاسی میٹر ہے، لیکن اگر 4 سال میں آپ نہیں لا سکے تو اب آپ کا سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو جلسے میں بیٹھ کر، جلسے میں آپ خطاب کر رہے ہیں کہ مجھے اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیل کر لو۔ عمران خان صاحب، آپ اس بات کے اوپر بھی اب قائم رہیے گا، آپ نے کوئی ڈیل کرنی بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ جتنا اب تک عوام کو ورگلا چکے ہیں، اب آپ مزید ورگلانا بند کر دیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اور نواز شریف کا کیس بہت مختلف ہے، وہ 5 سال کی سزا آلریڈی بھگت چکے ہیں، اور 5 سال اگر پارلیمنٹ سے یہاں پہ اپروو ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ بحال ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا ابھی فیصلہ ہونا ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ نااہل نہ ہوں، کیونکہ آپ کا اس ملک کی سیاست میں قائم رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اپوزیشن یا آپ حکومت یا آپ کہیں بھی ہوتے ہیں، آپ کی موجودگی ہی بہت ضروری ہے، آپ کی موجودگی کی بھی ایک اہمیت ہے، کیونکہ آپ کی موجودگی میں اگر حکومت کسی دوسری پارٹی کے پاس بھی ہوتی ہے تو وہ بہت اچھے کام کرنے کی اس لیے بھی کوشش کرے گی کیونکہ عمران خان ان کے سر پر ہے، اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی پارٹی بھی اسی طرح قائم و دائم رہے، ہم یہ چاہیں گے کہ آپ بھی سیاست
मुल्क में रहें। हम ये चाहेंगे कि वो सहाफ़ी जो इस वक्त मुल्क से भागे हुए हैं, जो इस वक्त गलाजत भी बक रहे हैं, उनको भी आपको सपोर्ट करते ही रहना चाहिए, क्योंकि उनको भी मामलात उजागर करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनके डर भी ख़त्म हो गए किसी भी हुकूमत के ऊपर से, तो फिर ये हुकूमतें भी अपनी आज़ादी के साथ अपनी करप्शन में उसी तरह से फिर मसरूफ़ हो जाएंगी कि उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ख़वातीन और हज़रात, इसी तरह हम आपको आज ये भी अहम एक इंफॉर्मेशन देते जाएं कि पेट्रोल की कीमत बज़ाहिर उसकी जो मंजूरी दी गई है वो इसलिए दी गई है कि वो उसको कम करने के लिए समरी भेजी गई थी, लेकिन उसको अचानक बढ़ा दिया गया क्योंकि ये IMF के साथ तयशुदा प्रोग्राम की कुछ नवैयत हैं और कुछ उसकी वजूहात ये भी हैं कि जो दुकानदारों के ऊपर या ताजरों के ऊपर जो टैक्स लगाकर वापस लिया गया था उसकी रिकवरी के लिए कुछ इस्लाहात करनी ज़रूरी थी। गो के ये एक महज एक बात है जिसको कहा जा सकता है कि शायद उसी की आड़ में ये टैक्स और उसी टैक्स को रिकवर करने के लिए पेट्रोल की कीमत कुछ अरसे के लिए बढ़ाई गई है, लेकिन उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये पेट्रोल की कीमत मजीद नीचे आएगी। अगर डॉलर जिस तरह से नीचे आ सकता है तो इंशाअल्लाह ताला ये पेट्रोल की कीमत भी जरूर नीचे आएगी, और अगर नहीं आती है तो हम सब लोग मिलकर क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है तो इस वक्त हमें भी इसका जो है वो फायदा मिलना चाहिए। तो इसी तरह से हम आपको ये भी बताते चले जाएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है शहबाज गिल साहब के हवाले से कि उनको हाई कोर्ट से उनकी समाअत के लिए दरखास्त मंजूर कर ली गई है, जो कि वफाकी हुकूमत की तरफ से दायर की गई है कि उनका जिस्मानी रिमांड चाहिए है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा है कि आप उनका रिमांड क्यों लेना चाहते हैं, तो जवाब में अटॉर्नी जनरल ने यह कहा है कि चूंकि उनसे कुछ डिवाइसेस और उनसे उनका मोबाइल फोन और उनका लैपटॉप बरामद करना है, तो इस जवाब के सिलसिले में अब कल सुबह फिर ये हियरिंग है, तो देखते हैं कि अब क्या फैसला होता है। इसके साथ साथ उनको उडियाला जेल में मिलने के लिए तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने मिलने की कोशिश की, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया। लेकिन यहां पे जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि अभी भी वही काम हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि आप आमराना दौर में भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में तब्दीली का नारा लगाने वाले वही काम कर। IG जेल खाना जात को भी ये हुक्म दिया जाने की कोशिश की गई कि आप इनको इस्लामाबाद मुंतकिल ना करें और इनके साथ जो मर्रात हैं इनको से बहुत ज्यादा मर्रात दे दी जाए, लेकिन उनका यह मौक़िफ़ था कि चूंकि ये वफाक की तरफ से हैं तो लिहाजा आप इसको मुझे कोई भी डिक्टेशन देने से पहले आप वज़ीर आला से राब्ता करें या आप इसको वफाक के साथ राब्ता करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इन सियासी अपनी लड़ाइयों में आप इस ब्यूरोक्रेसी को, आप इन जो हमारे मुल्क के इदारों के जो मुलाजमीन हैं, आप इनको खुदा के लिए आप इनको सियासी निशाना ना बनाइए, आप इनको सियासत में मत लपेटिए। जिस तरह से इस वक्त आपने निज़ाम चला दिया हुआ है, जिस तरह से अब जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना से इनकार कर रहे हैं, तो अगर ऐसी रविश आपने इख्तियार कर की रखी तो फिर बहुत ही बुरे हालात पेश आ सकते हैं। जिस तरह की सूरत हाल से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, हमारा मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता कि हम इस वक्त इस तरह की कंडीशन में चली जाएं कि आपके अहकामात जो हैं उनको कुछ लोग जो मानने की बजाय वो ये कह के चले जाएं कि मैं छुट्टियों पर जा रहा हूं या मैं यहां पे काम नहीं करना चाह रहा हूं, तो ये बहुत ही गलत रविश है। परवेज इलाही साहब नो डाउट कि इसमें कि वो बहुत अच्छे इससे पहले वज़ीर आला पंजाब साबित हो चुके हैं और वो सियासत को बहुत अच्छे नजरिए से समझते हैं, और उनका शहबाज गिल के मामले में बहुत अच्छा बयान देना कि उसने बहुत गलत किया है, ये PTI की पूरी जमात की एक साइड पर और उनका एक बयान एक साइड पर जो कि पूरी PTI की जमात की तरफ से कोई भी नहीं दे सका, वो मैं समझता हूं कि परवेज इलाही साहब का ये बयान बहुत ही खुशाइन था। और लेकिन परवेज इलाही साहब आप भी खुदा के लिए अपनी बात को जरा थोड़ा सा नजरसानी कीजिए। आप किन के चक्करों में आकर आप ये बयानबाजियां करनी शुरू कर दी आपने कि मैं तुम्हें फांसी पे लटका दूंगा, वही सियासत फिर से आप भी करने लग पड़े कि हम पेट फाड़ देंगे, उल्टा लटका देंगे। शायद ये इसलिए भी है कि आपने जिंदगी में पहली बार इतने बड़े जलसे से कहीं खिताब किया है, इससे पहले शायद आपको मौका नहीं मिला है। तो मैं समझता हूं कि आपको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, गो कि आप एक बहुत बड़े सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से माजी में आपने गुड गवर्नेंस कायम रखी है, उम्मीद करते हैं कि इस वक्त भी आप गुड गवर्नेंस को कायम रखने में बिल्कुल अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आपको उस्मान बुज़दार से अगर मुकाबला किया जाए तो मैं समझता हूं कि आपको 99 मार्क्स मिल रहे हैं और उस्मान बुज़दार साहब को शायद 1% भी नहीं मिल सकता, क्योंकि आप और उनका कहीं पर कोई मवाजना नहीं है। गो कि आप एक ज़ीरक सियासतदान हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप कुछ अच्छे और बेहतरीन और सोच समझकर फैसले करेंगे जो कि पंजाब के अलावा पूरे पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए आपसे बहुत अच्छे फैसलों की उम्मीद है। आप अगर चाहें तो आप इन पार्टीज के बीच में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं मफाहमत का।
लेकिन ये कैसी मफाहमत जिसका बयानिया अगर वफाक की तरफ से आता है, अगर वजीर आज़म की तरफ से आता है तो उसको मुस्तरद कर दिया जाता है। ये वही सियासतदान, ये वही लोग जो मगरबी दुनिया के साथ मुआहदे कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम शहबाज गिल का मामला आलमी दुनिया में उठाएंगे। यानी कि इस मुल्क की बदनामी करना उन्होंने अपना वतीरा समझ लिया है। उन्होंने ही सामने आकर मीडिया पे कहा है कि ये कौन सा मिसाके मईशत है, हमने तो सुना नहीं है आज तक, हम तो सुनते हैं मिसाके इक्तदार। आप हमें इक्तदार दे दें तो हम आपके पास आकर बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन मिसाके मईशत के लिए नहीं, क्योंकि मिसाके मईशत इस अवाम के लिए है। मिसाके मईशत उन नौजवानों के लिए है जो गुमराह हो चुके हैं। मिसाके मईशत उन तमाम गरीबों के लिए है जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। मिसाके मईशत वहां पे उन लोगों के लिए है जिनके घरों सैलाबों में बह गए हैं। मिसाके मईशत उनके लिए है जहां पर जिनकी खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मिसाके मईशत उनके लिए है जिनको खाद नहीं मिल रही। मिसाके मईशत उनके लिए है जिनके पास दवाई लेने के अब पैसे नहीं रहे। मिसाके मईशत उनके पास है या उनके लिए है जिनको इस वक्त अपनी आने वाली जिंदगी में बहुत सी फिक्रें लाहक है। लेकिन आपको मिसाके इक्तदार चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्टी के सरबराह के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों ने अपने इन तमाम ब्रिगेड के साथ मिलकर इस इक्तदार की हवस के इतने भूखे हो चुके हैं कि अब आप सिर्फ मिसाके इक्तदार चाहते हैं। मिसाके मईशत तो आपके लिए मजाक बन के रह गया है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने क्या क्या इस मुल्क के नौजवानों के सामने रखा है। सवालों के जवाब उनको जब लेने आ जाते हैं, और अगर उनको लेने आ गए तो डरिएगा उस वक्त से डरिएगा जिस दिन इस मुल्क का नौजवान आपसे सवाल करना शुरू कर दे। हिटलर ने भी यही किया था कि नौजवानों को गुमराह किया था, लेकिन एक वक्त आया कि उनको रियलाइज हो गया कि हम गलत थे। डोनाल्ड ट्रंप भी वही कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको अभी असरअंदाज उनके ऊपर यह बात होना शुरू हो गई है कि वो गलत हैं। आपके नौजवान भी शायद के इकबाल की किसी भी ख्वाब की ताबीर बनकर उनके अंदर मौजा जाग जाए और वो इस मुल्क में होने वाले इस फितना और फसाद से वो समझ सकें कि ये इक्तदार की जंग है, ये इस मुल्क की मईशत की जंग नहीं है, ये इस मुल्क को तरक्की की सफ में लाकर खड़ा करने की जंग नहीं है, ये इस मुल्क की कौम को इज्जत देने की जंग नहीं है, ये इस मुल्क के पासपोर्ट को इज्जत देने की जंग नहीं है, ये कशकोल लेकर बाहर जाने की जंग नहीं है, ये इस वक्त इस मुल्क का नाम दुनिया में रोशन करने की जंग नहीं है। ये जंग सिर्फ कुर्सी की है, ये जंग सिर्फ इक्तदार की है। अदरवाइज आपको जब यह कहा गया था कि आइए मिलकर बैठकर मिसाके मईशत करते हैं, तो आपको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। आपको मिसाके मईशत को अहमियत देनी चाहिए थी, लेकिन गरूर और तकब्बर आप में कूट कूट के भरा हुआ है। और इस बात की निशानदही तमाम दुनिया के लोग और तमाम मुसलमान इस बात से बिल्कुल बखूबी वाकिफ हैं कि तकब्बर और गरूर कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से कामयाब नहीं हुआ, और हम भी यही समझते हैं कि यह कभी भी कामयाब नहीं होगा। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि हम सबको मिलजुल कर इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए तरक्की के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे और बेहतरीन फैसले करने होंगे। आज एक फवाद चौधरी साहब का बयान आया कि शहबाज गिल तो बहुत ही मासूम है और ये ओवरसीज मासूम पाकिस्तानियों को पकड़ते हैं, वो बहुत कमजोर है। शहबाज गिल साहब अगर इतने कमजोर होते तो क्या वो खड़े होकर कहते कि इन्हों ऐसा रंधा फेरो कहते कोई शह ना टिके। शहबाज गिल साहब अगर इतने ही कमजोर होते तो वो किसी की बेटियों के ऊपर इस तरह वाजे कसते कि तुम्हें जो देखने का शौक है तुम वो देख लो। क्या शहबाज गिल साहब अगर इतने ही कमजोर थे तो उनको किसने कहा था कि आप खड़े होकर तमाम सियासतदानों की इज्जतें उछाल दो? अगर वो इतने ही कमजोर थे तो उनको किसने टीवी चैनल्स के ऊपर भेजा था कि जाकर आप हमारे मुल्क के अजीम इदारों के खिलाफ जाकर इस तरह से बयानबाजी करो? अगर वो इतने ही कमजोर थे तो उनको किसने कहा था कि आप जो कोई भी बोलना चाहे, चाहे वो कोई टीवी एंकर हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको आपने बोलने नहीं देना मां सिवाय आपका अपना या आपके अपने चंद इंसाफी जो सहाफी आपने रखे हुए हैं उनकी तरफ से। मैं इसके साथ साथ यहां पे एक बात यह भी आपको बताता चलूं कि अगर आप उसको मजलूम बनाकर यह जाहिर करना चाहते हैं तो आपको यह सबसे पहले उन नौजवानों को बताना पड़ेगा कि आप जो आज कह रहे हैं कि शहबाज गिल एक कमजोर और एक बिल्कुल मासूम किस्म का ओवरसीज था, तो फिर ऐ मेरे मुल्क के नौजवानों सबसे पहले सवाल यह करो कि कितना मासूम था वो। उसके पास ग्रीन कार्ड भी निकला है। कितना मासूम था वो जो तमाम की इज्जतें उछाल रहा था? कितना मासूम था वो जो इस मुल्क के फौज के इदारों के खिलाफ बोल रहा था? कितना मासूम था वो जो इस वक्त तमाम सोशल मीडिया को डिक्टेट करता था कि आपने किस वक्त क्या करना है? इतने मासूम लोग, अगर मैं समझता हूं कि अगर आपकी पार्टी में सारे ऐसे ही मासूम हैं
तो फिर आप उन तमाम मासूमों को आप एक ऐसे प्रोग्राम में भेजें जहां पे ये कहा जाता है कि एक मासूमाना सा सवाल है, और वो मासूमाना सवाल पूछने वाले मेरे आइडियल हैं। आई रियली लव्स हिम। वसीम बदामी साहब बहुत ही अच्छे हैं और मैं वैसे भी उनसे बड़ा प्यार करता हूं, उनसे इंस्पायर हूं, लेकिन उनका ये वर्ड मुझे याद आ गया क्योंकि वो एक बहुत ही मशहूर है कि मासूमाना सवाल। लेकिन इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जो सहाफ़ी भाई इस मुल्क से भागे हुए हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए है। उनको आज़ादी बिल्कुल उनको मिलनी चाहिए, उनको अपनी राय भी जो है वो बयान करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उनको अपने मुल्क के इदारों का भी ख्याल करना है। बात ये नहीं है, बात ये है कि जब तक वो सिर्फ और सिर्फ सियासत के ऊपर वो बोलते रहे हैं, जब तक वो दूसरी तमाम तर पार्टियों को लपूट कर वो कहीं फेंकते रहे हैं, तब तक तो कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन जब उन्होंने मुल्की इदारों के ऊपर आवाजें कसने शुरू की, तभी उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। तो समझने की जरूरत यह है कि आखिर आपने, अगर आपको फ्रीडम की, अगर आपको जर्नलिज्म की फ्रीडम की फिक्र है, तो आपको कभी किसी ने रोका नहीं था। आपने 4 साल भी बहुत अच्छी तरह से गुजारे और आपने उसके बाद भी बहुत अच्छी तरह से गुजारे और अभी भी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आप इस मुल्क के इदारों के खिलाफ बोलेंगे तो फिर आपको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। ना ये कौम आपको माफ़ करेगी, ना इदारे आपको माफ़ करेंगे, ना कानून आपको माफ़ करेगा। मैं समझता हूं कि अगर शहबाज गिल साहब ने कोई गलती की है तो उनको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की या अगर गैर दानिस्ता तौर पर अगर उनके मुंह से वो स्लिप ऑफ टंग भी हो गया, अगर वो माफ़ी भी मांग लेते हैं तो उनकी माफ़ी को तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि मारने वाले से मैं समझता हूं कि माफ़ करना वाला जो है ये ज़्यादा बेहतर होता है। आप अगर माफ़ कर देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके एक अच्छी एग्जाम्पल सेटिंग होगी अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो माफ़ी मांगे तो, अब ये एक अलग डेवलपमेंट है। इसके अलावा आपको एक और बहुत ही अहम खबर दे दें कि हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान का परचम लहराया गया, टीपू सुल्तान के नाम का झंडे लहराए गए, कि बैनर लगा दिए गए, और जिसके ऊपर वहां पे इस वक्त दफा 144 भी नाफज कर दी गई है। ये एक बहुत ही अहम किस्म की डेवलपमेंट है कि हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान के बैनर्स का लगना इस बात की निशानदही है कि अब जो है शऊर वहां पे भी बेदार हो रहा है। अब वहां पे भी लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हमें जो मजहब का कार्ड बेचा जा रहा था, जो मजहबी टच दिया जाता रहा, वहां पे हिंदुइज्म का टच दे देकर मोदी ने वहां पे हुकूमत कर ली। अब लोगों का पारा जो है वो अब हाई होता दिखाई दे रहा है, और अब जो हालात है वो शायद आने वाले दौर में कुछ थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस उम्मीद पर कि आप सवालों के जवाब देंगे, आप तमाम जितने भी आपके ऊपर इल्जाम हैं उनके जवाब बड़े ऐसन तरीके से देंगे, इसके साथ हम एक अच्छी उम्मीद रखते हैं कि आप एक अच्छी एग्जाम्पल भी सेट करेंगे और इस मुल्क के नौजवानों को मजीद गुमराही से बचाएंगे। मेरी अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारिक व तआला हम सब के लिए वो करे जो बेहतर है, और मेरी अल्लाह तबारिक व तआला से ये दुआ है कि वो हम सब को तमाम ऐसे शर से बचाए रखे जो दुश्मन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के तमाम लोग, वो तमाम सियासी पार्टियां, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो PDM में शामिल तमाम जमातें हों, काश के वो तमाम एक ही पेज पर खड़े होकर सबसे पहले मेरे मुल्क के बारे में सोचें, इस मुल्क की मईशत के बारे में सोचें, इस मुल्क को कैसे ऊपर लेकर आना है उसके बारे में सोचें, ना कि वो अपनी अयाशियों के बारे में, अपनी वजारतों के बारे में, अपने रोब और दबदबे वाली झंडे वाली गाड़ियों के बारे में, और अपने अहकामात के बारे में, और अपने डायलॉग्स के बारे में। इन तमाम बातों से दरकिनार उनको इस मुल्क के लिए सोचना होगा, क्योंकि इस मुल्क की आप तर्जमानी कर रहे हैं, आप उन तमाम नौजवानों की तर्जमानी कर रहे हैं जिन्होंने इस वक्त सब कुछ भुलाकर सिर्फ आपको ही अपना सब कुछ मान लिया है। गो के इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है। बारहा हमने अपने तमाम तर वीलॉग्स में कहा है कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने अपनी जमात में एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार वज़े किया हुआ है, जिससे इस वक्त उनके नौजवान उनकी बात को हरफ़े आखिर समझते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इस इंसान को और इस तमाम मखलूक को और इन लोगों को जो जलसों में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको पैदा करने वाली भी मेरी अल्लाह ताला की ज़ात है, और वही इज़्ज़त देने वाला है और वही ज़िल्लत देने वाला है, और वो जब चाहे जिस वक्त चाहे बेहतरीन फैसले करने वाला है। नहीं, यकीनन उसके फैसलों के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, वो चाहे कोई भी हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।